डियर आईसीएसई स्टूडेंट, ज्योग्राफी के लिए इससे बड़ा नोट्स और क्वेश्चन बैंक आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो कि लगभग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट को कवर किया गया है और इसके आधार पर आप सभी क्वेश्चन जो आईसीएसई क्लास 10th ज्योग्राफी पेपर में पार्ट 2 पूछे जाएंगे जवाब दे देंगे। लेट अस सी, हम लोग देखते हैं पहला मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स से आप देखेंगे तो यह एक एलिमेंट के रूप में है जो केमिकल कंपाउंड भी कहा जाता है, और इसको लेकर बताया जा रहा है कि ज्योग्राफिकल प्रोसेस के अंतर्गत क्रिस्टलाइन होता है। फिर मेटल के बारे में आपको बताया जा रहा है कि मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओर के फॉर्म में अर्थ के क्रस्ट से। फिर मेटालिक मिनरल्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेस और डेवलपमेंट होते हैं। फिर नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं जिनमें की मेटल नहीं होते हैं और ये फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक्स भी बहुत तरह के होते हैं। आयरन ओर एंड रॉक्स आर मिनरल्स। इसी तरह से आप देखेंगे कि हेमेटाइट जो कि आयरन का काइंड है 60 to 70% प्योर आयरन रखता है, जबकि मैग्नेटाइट बेस्ट क्वालिटी माना गया है आयरन ओर का 72% प्योर आयरन रखता है। और यहाँ पर सेडेराइट जो इंफीरियर ओर है, इम्प्योरिटी इसमें लगभग है और 10 to 40% ही इसमें प्योर आयरन होता है। तो आयरन के बारे में आपने पढ़ लिया है। यहाँ पर आयरन झारखंड, गोवा, मध्य प्रदेश के अलावे अन्य सारे स्टेट है, आप देख लेंगे। मैग्नीज के बारे में है कि हार्ड ब्रिटल और सिल्वर मेटल होता है। मैग्नीज आपको इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि मेकिंग आयरन एंड स्टील में काम देता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर के रूप में होता है। ओडिशा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। तो इस तरह से आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ते हैं। फिर कॉपर है मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज। तो ये सारे हैं, आप इसको पढ़ेंगे। फिर झारखंड इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन कंट्री। इसी के साथ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि मेंशन 4 वेराइटी ऑफ आयरन ओर फाउंड इन इंडिया। तो हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट एंड सिडेराइट है। फिर आपके नए क्वेश्चन हो जाते हैं कि व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ लोअर ग्रेड आयरन ओर। तो लोअर ग्रेड आयरन और कंपैक्ट एंड कन्वर्टेड है। इस पूरे पीडीएफ को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे और क्वेश्चन को रोक के भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट इज कंसीडर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया। नेक्स्ट इसी तरह से आप देखते हैं कि स्टेट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर एंड कॉपर। तो आयरन ओर इज यूज्ड इन स्टील मेकिंग, कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मशीनरी। फिर डिफाइन द रॉक। तो रॉक आर कॉम्बिनेशन और एग्रीगेट ऑफ मिनरल इन वैरिंग प्रोपोर्शंस। इस तरह से है। और आप क्वेश्चन को आंसर देखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्कर तक के आपको बता दिए गए हैं कि स्टेट द रीजन ऑफ मैग्नेटाइट। आप इन क्वेश्चनों को जरूर पॉज करके दोहरा लीजिए, क्योंकि इनसे आपके जरूर कई क्वेश्चन मिल जाएंगे, या आप कर लीजिए 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आपके हैं। फिर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स पार्ट 2 में आप एनर्जी को पढ़ेंगे। एनर्जी इसेंशियल इनपुट है इंडस्ट्रीज के लिए एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फिर एनर्जी आउटपुट इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉमर्शियल सोर्स। बहुत सारे सोर्स जैसे पेट्रोलियम है, फ्यूल, कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, इनसे प्राप्त होते हैं। 21st सेंचुरी में ह्यूमन बीइंग हैव वोकन अप द हजार्ड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आपके पास एनर्जी जो आपका फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है, इसके कारण है जो इमिशन ऑफ कार्बन करता है। कोल इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इनफ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस माना गया है। डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट, कोल भी एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट एंड पीट्स के रूप में होता है। एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है, जहां 80% कार्बन ज्यादा होंगे, इससे कम नहीं होंगे। और यहाँ पर आपका कैलोरिक वैल्यू जो भी इसका कोल का रहता है वो ब्लैक इन कलर, फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर इन स्मॉल क्वांटिटी, इंडिया में बहुत कम पाया जाता है। फिर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बिटुमिन कोल, ब्राउन कोल और ऑफ इंफीरियर क्वालिटी है ड्यू टू हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड लो मॉइस्चर कंटेंट होते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। फिर पीट इज द फर्स्ट स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुड टू कोल। वुड से कोल बनने में पीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है,
यहाँ पर कहा जा रहा है कि 50 to 60% कार्बन इमिट इवन स्मोक। अब कोल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम आता है, गोंडवाना में है कि कोल को यूज किया जाता है। ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में है। टर्शियरी कोल फील्ड नए नए पता किए गए हैं जिसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होते हैं, यानी कि पुअर क्वालिटी के हैं। फिर पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स का है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स में आप पेट्रोलियम और कोल के बारे में देख लेंगे, इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। Oil was discovered in India at Mukum in the northeastern part of Assam 1867 में। खैर इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। तो व्हाट इज मीन्ड बाय कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज एनर्जी विच आर प्रीडोमिनेंटली, पहले से मौजूद है और यूज किए जा रहे हैं इन टाइम इमेमोरियल, मतलब जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ उसी समय से। दे आर नॉन रिन्यूएबल इन नेचर, नॉन रिन्यूएबल है, और ये कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। फॉसिल फ्यूल्स आर मेन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। फिर एनर्जी इज इंपॉर्टेंट। वाई एनर्जी इज इंपॉर्टेंट? तो एनर्जी इज इसेंशियल इनपुट है इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फिर लिस्ट एनी टू डिसएडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल सोर्स, क्योंकि ये एग्जॉस्टिबल है, खत्म हो जाएंगे, और कॉज पॉल्यूशन। फिर आप कोल को किस तरह से डिफाइन करते हैं? कोल इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यह भी एग्जॉस्टेबल है और इसके कारण काफी कार्बन निकलता है, इन्फ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। आप इस तरह से कई क्वेश्चंस हैं जो कि देख लेंगे और पता चलेगा कि ये सारे क्वेश्चन हैं। इनको वीडियो को पॉज कर लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। नेम वन फॉसिल फ्यूल एंड मेंशन एन एरिया फाउंड इट। तो कोल फॉसिल फ्यूल है, झारखंड में पाया जाता है। यहाँ पर नेचुरल गैस के बारे में है कि कैसे ये प्राप्त होता है। नेचुरल गैस कंसिस्टिंग प्राइमरी मीथेन, इट इज क्रिएटेड इन टू प्राइमरी वेज। एक होता है ऑर्गेनिक मैकेनिज्म और दूसरा होता है थर्मल गैस। बायोमैकेनिक और बायोजेनिक मैकेनिज्म आर क्रिएटेड नेचुरल। थर्मल गैस इज क्रिएटेड इनसाइड द अर्थ। A very small quantity of nuclear fuel is needed to produce large amount of or useful energy. फिर बायोगैस बर्न्स विदाउट अ स्मोक, लीव्स नो रेसिड्यूज लाइक कोल, बायोगैस इज चीपर। तो ये आपके मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सारे पॉइंट को आपको याद रखने हैं। फिर एग्रीकल्चर इन इंडिया, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, जो कि 17% ऑफ द गुड एंड सर्विस प्रोडक्शन करता है, और यहाँ पर लगभग 55 से 60% पॉपुलेशन इस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। एग्रीकल्चर केवल फूड ही नहीं प्रोवाइड करता है, ह्यूमन बींग्स को और लाइव स्टॉक, मतलब एनिमल्स को रियर किए जाते हैं। रॉ मटेरियल फॉर मेनी की इंडस्ट्रीज जैसे शुगर, टेक्सटाइल, एडिबल ऑयल, many agricultural products are exported, export of tea, tobacco, coffee, jute। फिर इंडिया का एग्रीकल्चर है हमेशा डिपेंडेंट रहा है अराइवल ऑफ मानसून। मानसून इज द गैम्बलिंग टू इंडियन एग्रीकल्चर। आप जानते हैं इंडिया वेरिंग रिलीफ, इंडिया में टेरेन बहुत अलग अलग है, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर वैली है। क्लाइमेटिक एंड सॉइल कंडीशन, जो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स पाया जाता है इंडिया में, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्रॉप्स भी यहाँ पर पाए जा रहे हैं। फिर यहाँ पर रबी सीजन होता है, जायद है, और खरीफ सीजन। 3 तरह के सीजन होते हैं। खरीफ सीजन में राइस, मेज, ज्वार, बाजरा होता है। मेजर क्रॉप्स ऑफ रबी सीजन आर व्हीट, बार्ली, जौ, ग्राम। फिर जायद होता है जो कि समर क्रॉपिंग सीजन होता है, जिसमें राइस, मेज, ग्राउंडनट, वेजिटेबल, फ्रूट्स हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इज द लेटेस्ट 60s एट ट्रांसफॉर्म। ग्रीन रेवोल्यूशन आया और उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर के पूरे शेप को चेंज कर दिया था। इसके बाद इंटेंसिव फार्मिंग होने लगा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग, सब डिवाइडिंग लैंड इंडिया ड्यू टू पॉवर्टी, गुड क्वालिटी ऑफ सीड। इन सब के कारण फार्मर बिकॉज ऑफ एक्सोबरेंट प्राइसेस, प्राइस उनके काफी कॉस्ट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल मेजर्स टेकन, इरिगेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज अफेक्टेड बाय मेनी एरियाज ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल। फुल सीजन ऑफ लिटिल रेनफॉल भी हो गया या रेन कभी नहीं हुआ, तो इंडिया का एग्रीकल्चर प्रभावित होता है। अभी तक इरिगेशन पूरी तरह से नहीं फैला है इंडिया में। एवरेज yields of crops is much lower in comparison to the other part of the world। आप आगे के जो पॉइंट्स देखेंगे तो क्रॉप रोटेशन सिस्टम कैरेक्टराइज्ड है, जो कि अल्टरनेटिवली ग्रोन किया जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग इज अ सिस्टम
of agriculture in which food crops are produced systematically for sale. फिर कॉमर्शियल फार्मिंग टू टाइप्स होते हैं, इंटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग होता है। प्लांटेशन फार्मिंग भी होता है जिसमें कि आपको लार्ज स्केल पर प्लांटेशन होता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में। और मिक्स्ड फार्मिंग जहां पर लाइव स्टॉक को रियर किया जाते हैं, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, इन सब को एग्रीकल्चर में लगा दिए जाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग है जिसमें कि एग्रीकल्चर मेथड यूज किए जाते हैं, क्रॉप रोटेशन होते हैं, ग्रीन मैन्योर होते हैं, बायो केमिकल और बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल होते हैं, यूज ऑफ कंपोस्ट होते हैं। इक्वेशंस हैं जो कि आप देख लेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय एग्रीकल्चर? द टर्म एग्रीकल्चर मीन्ड बाय मैन्स मैनेजमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस फूड है। रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैड बीन रिड्यूस्ड इन इंडिया। फिर इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग जस्ट हम लोगों ने रिवाइज किया है, आप इसको देख ले। मेंशन एनी टू प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। पहला तो गैम्बलिंग ऑफ मॉनसून है। इन पॉइंट्स को आप ध्यान से देखते हैं और हाईलाइट कर लेंगे, आपके क्वेश्चन के आंसर बनेंगे ही बनेंगे। एग्रीकल्चर के सेकेंड पार्ट में फूड क्रॉप्स हैं। फिर क्रॉप्स जिस तरह से हमारे यहाँ ग्रोन करते हैं पर्पस ऑफ कंजप्शन बाय ह्यूमन बींग्स नोन एज क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स नोन एज कैश क्रॉप्स होते हैं। फूड क्रॉप्स कंसिस्ट ऑफ व्हीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स हैं। राइस एक ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। राइस इज वर्सेटाइल खरीफ क्रॉप है, ग्रोन in different part of India. It can be grown on different altitude. There are about 10,000 varieties of rice in world पाया जाता है। इंडिया में इसके बहुत कम काइंड पाए जाते हैं। राइस क्रॉप इज नीड प्लेंटी ऑफ सनशाइन। इसके लिए इसेंशियल जो क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अपने बुक को भी कंसल्ट कीजिए। राइस, व्हीट, फिर शुगर केन, इन सबको बढ़िया से देख लीजिए। इनका जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, essentially a crop of lowland, river, valleys, food plain, deltaic plains, इन सब जगहों पर जो क्रॉप्स होते हैं। राइस इज ग्रोन इन डिफरेंट मेथड। इसी तरह से व्हीट को डिफरेंट मेथड में ग्रो किया जाता है। प्रीमियम राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज गैंगेटिक प्लेन है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, फिर वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स है। फिर व्हीट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन इन इंडिया। कहीं कहीं पर तो सबसे ज्यादा स्टेपल फूड पाया जाता है जो कि लोग व्हीट को पसंद करते हैं। फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट आफ्टर रसिया। रसिया सबसे पहला, दूसरा यूएसए, थर्ड चाइना है, फोर्थ इंडिया 88.7% वर्ल्ड का प्रोडक्शन करता है। फिर पल्सेज के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पल्सेज इंडिया का एक स्टेपल डाइट है। फिर ग्राम जो हम लोग चना कहते हैं, उड़द, मूंग, ये भी पल्सेज में आते हैं। अब इसके जो क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल आर रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस, इसको देख लें स्क्रीन को पॉज करके। फिर सेकंड टू कैरेक्टर ऑफ पल्सेज है, यहाँ पर पल्सेज आ रहे हैं न्यूली लेगुमिनस क्रॉप्स। स्टेट द सॉइल कंडीशन रिक्वायरमेंट टू कल्टीवेशन ऑफ ब्लैक ग्राम। सॉइल कल्टीवेशन ब्लैक ग्राम के लिए ग्रोन ऑन वैरायटी ऑफ सॉइल्स। फिर ब्लैक ग्राम कैन नॉट बी ग्रोन ऑन अल्कलाइन और सैलाइन सॉइल्स। फिर मेंशन ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। इस पॉइंट को देखेंगे, वीडियो को पॉज करके इन सारे क्वेश्चन के आंसरों को देख लीजिए। फूड ग्रेन्स है टू इंपॉर्टेंस ऑफ राइस एज अ फूड ग्रेन। फिर स्टेट द टेम्परेचर कंडीशन, फिर स्टेट द फीचर्स, ये सारे आते हैं। ड्रिपिंग इरिगेशन मेथड है। फिर टू एडवांटेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मेथड और ऑफ राइस कल्टीवेशन। फिर हार्वेस्टिंग ऑफ राइस डाउन। राइस से क्वेश्चन इस बार रहने की उम्मीद है, इसलिए मैंने आपको सब इंपॉर्टेंट बता दिया। राइस के बारे में, पल्सेज के बारे में, जो टेम्परेचर है, सॉइल है, रेनफॉल है, किन किन एरिया में पाया जाता है, यहाँ पर विच आर द इम्पोर्टेंट एरियाज। इन पॉइंट्स को आप देख लेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए अभी और इसको पॉइंट को नोट कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लेने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड है। एग्रो बेस्ड अभी हम लोगों ने मोटे तौर पर पढ़ा है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इनटू अ फिनिश्ड ready to use product utilizing full potential of resource called manufacturing. Manufacturing infrastructure of an industry depend on two factors, geographical factors and non-geographical factors. Geographical factors में raw material होते हैं, power supply होते हैं, work, labor, transport होते हैं। फिर नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर मतलब कैपिटल, कितने मनी अवेलेबल है, गवर्नमेंटल पॉलिसीज है, बैंक, क्रेडिट फैसिलिटीज, रोड ट्रांसपोर्ट है।
फिर इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के आधार पर पाया जाता है, तो मैनेजमेंट के आधार पर इसको कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल, टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज। हेवी इंडस्ट्रीज में किसको कहते हैं, जो कि काफी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, सोफिस्टिकेटेड यहाँ पर इक्विपमेंट्स होंगे, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। पूरे पॉइंट्स को देखते हैं तो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज है, जिसमें कि गवर्नमेंट और पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है, पीपीपी कहता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन हो है, जो कि ये बहुत अच्छे ढंग से आपको ये रिवाइज कर देगा। लगभग पूरे ज्योग्राफी का सिलेबस को इस पॉइंट में कवर कर लिया गया है, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। इसके पढ़ने के बाद ज्योग्राफी के जो आपके क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में बटे हुए हैं, जैसे कॉटन टेक्सटाइल का है, वो कवर हो जाएंगे और सेकंड पार्ट के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, इनको देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे कहाँ पर ये सब कंसंट्रेटेड है, तो ये भी आप देख लेंगे। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में है। फिर नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप विद द टू डील द प्रॉब्लम्स। फिर शुगर केन इज ए हेवी एंड पेरिसेबल रॉ मटेरियल है, शुगर केन कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। फिर इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेट द ज्योग्राफिकल फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर आपके नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, जिसके आपके क्वेश्चन के आंसर दे दिए गए हैं। फिर पावर सप्लाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए है। एट टाइम्स ऑफ लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री डिटरमाइंड बाय द लोकेशंस, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन लोकेशन इंडस्ट्रीज। ट्रांसपोर्ट के बारे में आपके पढ़ने हैं। हेवी इंडस्ट्रीज है, लाइट इंडस्ट्रीज है। फिर क्लाइमेट अफेक्ट करता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। व्हाट आर द लाइट इंडस्ट्रीज, गिव टू एग्जांपल्स। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड है, मिनरल बेस्ड जो मिनरल पर आधारित होती है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल इसको प्राप्त किया जाता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की एलिमेंट है, हेवी आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर है, जो कि नेशन के लिए है। इट इज ऑफन कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्रीज एंड फॉर्म द बैकबोन of the country or industries. An integrated steel plant is one where all the three processes from melting of iron ore in the blast furnace to steel making सभी होते हैं। फिर यहाँ पर मिनी स्टील प्लांट्स के बारे में आप पढ़ लीजिए कि डिसेंट्रलाइज्ड सेकेंडरी यूनिट होते हैं। टाटा स्टील कंपनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को है। 2005 में इसका नाम टिस्को कर दिया गया। पहले टेल्को था। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 इन जमशेदजी टाटा एट साक्षी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। अभी झारखंड कहा जाता है, पहले बिहार था और उससे पहले यूनाइटेड बंगाल का पार्ट था। फिर दे आर प्रोड्यूसिंग केमिकल लोकोमोटिव्स, इक्विपमेंट्स, मिनरल्स, केबल्स। राउरकेला स्टील प्लांट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, नियर उड़ीसा है, सुंदरगढ़ में। फिर ये 5 ईयर प्लान है, जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, विद द हेल्प ऑफ जर्मन फार्म्स लाइक क्रूप एंड जेमाक्स। हम लोगों ने अपने हेवी इंडस्ट्रीज को बढ़ाना शुरू किया। ये राउरकेला स्टील प्लांट वेल नोन एज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन स्टील मेकिंग। फिर प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री जो प्लांट है, ऑल्सो फर्टिलाइजर प्लांट के रूप में है नियर बाय। फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है, टेलीफोन इंडस्ट्रीज है, ये सारे इंडस्ट्रीज का जिक्र है। इट इज प्रैक्टिकली पोस्ट इंडिपेंडेंट फेनोमेना के रूप में देखा जा रहा है। बेंगलुरु इज द लेटेस्ट सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस्ड, द राइटली टर्म इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया इसको कहा गया है। फिर इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, मिनी स्टील प्लांट, इसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिर द एडवांटेज ऑफ मिनी स्टील प्लांट, डिसएडवांटेज ऑफ स्टील प्लांट्स है, गिव द नेम लार्ज इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लांट्स। फिर यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्टैब्लिश्ड, पूरे डिटेल हम लोगों ने अभी देखा है। फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में आप पूरा डिटेल से आप देखेंगे, तो इससे आपको कम से कम एक आंसर लिखने के सही तरीके विद इन द वर्ड लिमिट, सबसे बड़ी बात है। ज्योग्राफी में टाइम बचाना होता है। अक्सर बच्चों के सेमेस्टर 1 में भी यही होते आए थे, इस बार भी होंगे। जब आपको टाइम बचाना होगा तो पोजीशन ऑफ टाटा स्टील कंपनी इन द वर्ल्ड आपको बता देने लिमिटेड वर्ड में। फिर ट्रांसपोर्ट है, लास्ट चैप्टर जो आपको कवर किया गया। ट्रांसपोर्ट इज द सिस्टम ऑफ refer to the different means carrying means and minerals, well neat and coordinate system of transport, lifeline of modern
इंडिया एंड इकोनॉमी, द प्लांट ऑफ द मोस्ट कॉमन 5 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, रोडवेज है, फिर एक्सप्रेसवेज है, कितने हाईवेज बनाए गए, इंडिया के फर्स्ट 5 एक्सप्रेसवेज, अहमदाबाद, बड़ौदा, ये सारे आपको डिटेल्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, पूरे लिख दिए गए हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको बुक अप पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप इन पॉइंट्स को देख लेते हैं, इसके बाद आप फिनिश कर देंगे जैसे एनएसडीपी के, इससे ज्यादा आपको ज्योग्राफी में नहीं रहेंगे। और ये सारे पॉइंट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का है, फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई को जिस तरह से शामिल किया गया है, फिर नॉर्थ साउथ वेस्ट कॉरिडोर के बारे में आपको पढ़ना है, फिर इसी तरह से CWCT मेनली इंगेज्ड इन, इट इज द हेड ऑफिस नोएडा यहाँ पर है, इंटर इनलैंड वाटरवेज, फिर एक्सटर्नल वाटरवेज जैसे कि आउटलैंड है जो हम विदेश में की ट्रेवल करने के लिए जो पोर्ट वगैरह से है, और इंडिया के अंदर इनलैंड वाटरवेज है जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा, ये सबको डेवलप करना है या डेवलप करने की बातें कही गई हैं। गंगा इज नेविगेबल 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर है, नेशनल हाईवे 5 वाटरवेज 5 कनेक्ट द वेस्ट बंगाल एट 623 किलोमीटर लॉन्ग है, फिर पोर्ट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसी के आधार पर आपके ये क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस हैं जिनको वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, जैसे कि वेल नीड कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, स्टेट टू बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फिर आप देख लीजिए डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, तो ये सारे आप देख लेंगे। तो इस तरह से मेंशन टू एडवांटेज ऑफ रोडवेज, रेलवेज, ये है, ये आप बहुत अच्छे से देख लेंगे। फिर एक्सप्रेसवेज क्या है, फिर इंडिया फर्स्ट एक्सप्रेसवेज के बारे में देख लीजिए, व्हाट इज मीन बाय गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, हम लोगों ने पहले ही डिस्कशन कर लिया हुआ है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं तो अच्छी तरह से समझ लेंगे, और उसके बाद इस पर क्वेश्चन बनाना आसान होता है, और जिस तरह से लिखे गए एग्जैक्ट आप उन्हीं वर्ड लिमिट को यहाँ पर ध्यान रखा गया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको कवर करते हुए हिस ज्योग्राफी के आईसीएसई क्लास सेमेस्टर 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया। इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन आंसर बनाने की जरूरत नहीं, पूरे पीडीएफ को पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, और ऑल द बेस्ट। अभी मैथ बेस्ड मैं क्वेश्चन लाने जा रहा हूँ, वेट फॉर नाउ, कुछ समय में आपको भी क्वेश्चन अपडेटेड हो जाएंगे, तो प्रैक्टिस कीजिए,